दोस्तों नमस्कार। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद सेबी ने अनिल अंबानी और उनके साथ जो लोग थे और संस्थाएं थी उनको अपराधी घोषित किया है और साथ में ये सजा दी है कि अगले 5 साल तक ना तो आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह से इन्वेस्ट करेंगे और ना ही किसी कंपनी में आप महत्वपूर्ण पदों पर रह सकते हैं। ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। और दुख की बात यह है कि अनिल अंबानी कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं है। उनके जो भाई हैं मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और साथ ही साथ दुनिया के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पायदान पे रहने वाले सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। तो छोटे भाई ने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या करना पड़ा जिससे दिवालिया निकल गया? इस बात को हमें समझना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आफ्टर ऑल अनिल अंबानी ने ऐसा क्या घपला किया जिसके कारण इतनी सख्त टिप्पणी और इतनी सख्त सजा सेबी को देनी पड़ी? पहले मैं आपको वो बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या अनिल अंबानी अकेले ऐसे हैं या ऐसी स्थिति क्यों हुई भारत में बड़े बड़े उद्योग घरानों की, जो कभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग घराने माने जाते थे, आज उनका नामो निशान मिट गया। क्या ऐसे ब्लंडर किए इन लोगों ने और कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा, आज मैं इसकी चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में किस तरह से बैंकों को और जनता को लूटा गया और हम देखते रहे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण बातें डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और देखने को मिलेगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर ऑल अनिल अंबानी ने ऐसा क्या किया। कुल मिला के करीब 8,800 करोड़ रुपए का घपला हुआ। अब ये पैसा गया किधर? 8,800 करोड़ कम नहीं होता है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ज्यादा। जो फॉरेंसिक ऑडिट हुई उसमें जो चीजें सामने आई वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, 40% जो पैसा इन्होंने घपला किया अपनी कंपनियों में, वो उन कंपनियों को दिया। अब कोई भी बड़ा जो बिजनेस हाउस होता है उसमें एक कंपनी नहीं होती, वो कई कंपनियां बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे जितनी भी बैलेंस शीट्स हैं बड़ी कंपनियों की, उनमें कहीं आपको 50, कहीं 100, कहीं 200 कंपनियां तक मिलेंगी, जो अलग अलग पर्पस के लिए ये बड़े बिजनेसमैन कंपनियां बनाते हैं। उसका कारण क्या है? वो खेल क्यों खेला जाता है? ये सबसे बड़ी कमी है भारत के अंदर कानूनों की, और उसके अंदर सबसे बड़ा कि ये कहा जा सकता है कि घपले के लूप होल जानबूझ के कानून में छोड़े गए। आप सख्त कानून बनाते हैं तो व्यापारी बोलता है कि साहब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, और जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फ्लेक्सिबल कानून बनाते हैं तो उनमें सिर्फ घपले देखने को मिलते हैं। तो ये विडंबना पॉलिसी मेकर्स की भी है, और ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं ये भी बहुत कॉमन देश में देखने को मिलती हैं। अब आप कहेंगे ये बहुत कॉमन कैसे है? शायद आपको पता नहीं है कि करीब 27,500 कंपनियां इस समय बैंक्रप्सी कोड के तहत इन्वेस्टिगेशन में है। 27,500 कंपनी, जिसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वॉल्व है। तो क्या ये छोटी राशि है? 27,500 कंपनियां। अब आप समझ लीजिए कि क्या हर दूसरी कंपनी घपले में है? ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने बैंक से पैसा लिया और नहीं चुकाए। सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा घोटाला होता रहा तो क्यों हुआ? कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आते हैं अनिल अंबानी के मुद्दे को लेकर। दोस्तों, अनिल अंबानी की जो कंपनी थी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसने 40% पैसा अनिल अंबानी की दूसरी कंपनियों को दिया, जिससे वो जो उन्होंने लोन लिया था उसका वो ब्याज चुका सके। इसका मतलब उन कंपनियों ने जो लोन लिया था वो भी बिना सोचे समझे या फर्जी बैलेंस शीट के कहने पर लिया होगा। ये बात हमें समझनी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आया, जो 40% मैंने जो आपको बताया वो करीब है 3,500 करोड़ के आसपास, 3,600 करोड़ मान सकते हो। उसके बाद जो पैसा, उन 40 तो गया ब्याज में,
बाकी जो पैसा था उसमें से करीब 18% ऐसा था जो उन्होंने बैंकों को देने का प्रयास किया, क्योंकि बैंक से आपने लोन लिया, ब्याज के साथ साथ आपको वापस पैसा भी देना है। वो करीब था 2200 करोड़ के आसपास, सॉरी 1338 करोड़ के आसपास, जो बैंकों को दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। ब्याज अलग, मूलधन भी आपको चुकाना है। 2238 करोड़ रुपए एनबीएफसी, जो बाकी फाइनेंशियल कंपनीज के साथ अनिल अंबानी की कंपनियों ने डील करी, जो उनसे पैसा लिया, वो उन्होंने उसमें दिया। और करीब 1610 करोड़ ऐसा था जो वो रोटेट करते रहे, मतलब जहां पे बैंक ने कहा दो, दे दिया, अगले दिन जाके वापस ले लिया। एक कंपनी को दिया, उसकी बैलेंस शीट में दिखाया, पेमेंट आ गया, फिर वहां से लोन दिया। तो बैलेंस शीट को क्लीन करते हुए, रोटेशन करते हुए, कि आपको 10 रुपए दिए, आपने कहा मेरी जेब में 10 रुपए, फिर आपकी जेब से 10 रुपए निकाल लिए, दूसरे को दे दिए, उसने कहा हाँ जी मेरी जेब में भी 10 रुपए हैं, उसके निकाल के तीसरे को दे दिए, उसने कहा हाँ जी मेरी जेब में भी 10 रुपए, तो आपको पता लगा वो 30 रुपए हैं। हकीकत ये है कि वो 10 रुपए ही घूम रहे हैं। ऐसा सर्कुलर रोटेशन बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए, सफाई करने के लिए बहुत तरह के हर जो तिकड़म होती हैं उनमें से एक ये है। इसके अलावा करीब 9%, 819 करोड़ रुपए जो थे वो म्यूचुअल फंड में गए, और कुल मिला के करीब 22% पैसा जो है, मतलब 2000 करोड़, 1934-35 करोड़ के आसपास, 1935 करोड़ रुपए का पता ही नहीं लग रहा वो कहां गए, क्योंकि उसका कोई कागज ही नहीं मिल रहा। पैसे दे दिए, लिखा पढ़ी ही नहीं है उसकी, किसने दिए, क्यों दिए, ये अपने आप एक बड़ा जंजाल है। तो दोस्तों सवाल इस बात का है कि ये सब अनिल अंबानी को करने की जरूरत क्या थी, जब उनके पिताजी ने इतना बढ़िया बिजनेस उनको बना के दिया। उनका भाई आज बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस चला रहा है, उसी परिवार में, उसी जगह पे, और फॉरेन रिटर्न, अमेरिका में पढ़े हैं ना, सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, फिर ये सब करने की जरूरत क्या थी? सवाल आज इस बात का है। लेकिन दोस्तों क्या ये सिर्फ अनिल अंबानी के साथ हुआ? ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे 10 कारण ढूंढे हैं जिसके कारण हिंदुस्तान के बड़े बड़े घराने बर्बाद हुए, और उसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। पहला, जब भी आप 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ किसी बैंक से लोगे दोस्तों, तो आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी। अब वो आम आदमी या कोई छोटे सीए की बनाई हुई कंसल्टेंट की रिपोर्ट बैंक लेके 5,000 करोड़ देने वाला नहीं है। एक सवाल जो मैं हमेशा करता हूं वो ये है कि ये कोई नहीं बताता कि जिस बैलेंस शीट या जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे ये इतने बड़े बड़े लोन सैंक्शन हुए, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई किसने थी? क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही होती, इन्फ्लेटेड कॉस्टिंग नहीं होती, तो ये कंपनियां इतनी नहीं डूबती। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं जिन्होंने फेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई, इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई, मिसलीडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई, वो क्यों बच के निकल गए? क्या ये पब्लिक नहीं होना चाहिए? क्या बैंकों को ये नहीं बताना चाहिए कि साहब ये XYZ यूरोप की बड़ी कंसल्टिंग कंपनी थी, या अमेरिका की बड़ी कंसल्टिंग कंपनी थी, या इंडिया की बड़ी कंसल्टिंग कंपनी थी, हम तो टेक्निकल लोग नहीं हैं, हमने तो सोचा ये बड़े लोगों ने बड़ी रिपोर्ट बनाई है, अच्छी ही बनाई होगी, उस आधार पे हमने लोन दे दिया। तो ये जो बड़ी घपले वाली रिपोर्ट्स बनाने वाले लोग थे, ये कौन थे? इनका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे लगता है कि ये चीजें भी सामने आनी जरूरी है, बैंकों को हमें बताना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेके मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जितने भी ये बड़े ग्रुप घोटाले में शामिल रहे, आप उनमें एक कॉमन चीज देखिए, सब किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत करीब थे। ध्यान से देखिए, आप सोचिएगा, अनिल अंबानी किस पॉलिटिकल पार्टी के करीब थे? बाकी जो घपले वाली कंपनियां, जो फरार हो गए लोग, पैसे लेके भाग गए, कंपनियां डूब गई, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत करीब थे। उन प्रमोटर्स को ये लगता था कि बिजनेस कैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ढंग से काम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंत्री मेरा दोस्त है, प्रधानमंत्री मेरे को जानता है, राष्ट्रपति मुझे जानता होगा, चीफ मिनिस्टर जानता होगा। ये सब अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हिसाब से
प्रोजेक्ट बनाते रहे, उनसे कंसेशन लेते रहे, उनसे लाइसेंस लेते रहे, और बैंकों को ये लगा कि ये वेल कनेक्टेड लोग हैं, इनको लाइसेंस मिल गया है, इनको जमीन एलोकेट हो गई है, इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों ने इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दी है, तो अब हमें पैसा देने में क्या ऐतराज है। जो चीजें दिखती थी वो सब बड़ी थी, लेकिन मानसिकता खराब थी ये किसी को नहीं दिखा। प्रॉब्लम यहां पे मार्केट की नहीं है, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। इनकी नीयत ही शायद खराब थी कि बैंकों का पैसा लो, प्रोजेक्ट चले या ना चले, अपने को कौन पूछने वाला है, क्योंकि जितने पावरफुल लोग हैं वो सब तो मेरे दोस्त हैं या मेरी मुट्ठी में है, मैं जैसे चाहूंगा करूंगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, जो बैंकों ने गलती करी, वो गलती ये करी कि उन्होंने प्रमोटर्स को फंड किया, बिजनेस को नहीं। अच्छा ये बड़ा आदमी है, वेल कनेक्टेड है, चलो इसको पैसा दे दो। उसका बिजनेस सही है या खराब, उसकी वायबिलिटी है या नहीं है, उन्होंने उसको देखा ही नहीं। तो बैंक क्या कर रहे थे, वेल कनेक्टेड प्रमोटर्स को फंड कर रहे थे, ना कि उनके बिजनेसेस को। क्योंकि अगर बिजनेस को फंड करते तो आप 10 सवाल करते, आपने बगैर सवाल किए देश की जनता का पैसा लुटवा दिया। सवाल इस बात का है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि भाई इनके ऑडिटर्स कौन थे। ज्यादातर कंपनियों में अगर आप देखें, पुराने जो घपले हुए, जो ऑडिटर था वही कंसल्टेंट था, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ट्रेनिंग देता था, वो ही सब कुछ करता था। तो सवाल ये है कि भाई मुजरिम भी तुम, वकील भी तुम और जज भी तुम, तो फिर घपला तो होगा ना, फिर गुंडागर्दी तो होगी ही। जब गुंडा ही जज बन जाए और वो ही वकालत करने लग जाए उसी मुकदमे में, तो फिर आप किसको सजा देने वाले। यही हुआ कि आपने, जो ऑडिटर्स थे वो ही कंसल्टेंट थे, तो एक डिवीजन बताता था ये प्रोजेक्ट अच्छा है, दूसरा उसको अप्रूव कर देता था, हाँ जी वैलिड, कैलकुलेशन आर करेक्ट। ये घपला रहा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, जो हिंदुस्तान में आज भी सबसे बड़ा दुख की बात है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जिनका काम है अपनी मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए देश के हित में, समाज के हित में, देश की जनता और देश की संपदा के हित में अगर आपको सही निर्णय लेना है तो बोर्ड में आपको बैठना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वही बनेगा जो दोस्त है। क्योंकि अगर कोई मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया और जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में जाएगा, और जब मिनट्स ऑफ मीटिंग में कोई भी डिसेंट वॉइस आती है तो उसके ऊपर आगे बढ़ना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं बोर्ड में रहा हूं, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है कि अगर मैंने कह दिया आई डोंट एग्री, तो पूरे बोर्ड के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यार इसका क्या करें। बहुत आसान होता है यस मैन ढूंढना, हर आदमी को यस मैन चाहिए, हर बॉस चाहता है उसको यस मैन मिले, हर चेयरमैन चाहता है बोर्ड यस मैन हो, लेकिन ये यस मैन ही डुबाते हैं। आपको क्या लगता है, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग जब इन कंपनियों के बोर्ड पे बैठते हैं, उसके बाद अगर ये कंपनियां डूबती हैं तो ये बोर्ड क्या कर रहा था। इनको कुछ समझ में नहीं आई कि कहाँ चीजें खराब जा रही हैं, या जानबूझ के आंख बंद रखी गई, या आंख और मुंह बंद रखने के पैसे दिए गए। क्योंकि सब कॉम्पिटेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर कैसे चीजें डूबती गई। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो सिलेक्शन होता है वो डिफेक्टिव है। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिस भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए कि आप कंपनी को रेंडमली 5 नाम भेजेंगे अपने डेटाबेस से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो भारत सरकार ने डेटाबेस बनाया है, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट, कोई भी 5 इंडिपेंडेंट नाम भेजेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनमें से एक चुनना है। आप अपनी मनपसंद का आदमी नहीं चुनोगे, उन 5 में से ही चुनोगे। आप ऐसा कर दीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ये मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं, ना रेगुलेटर चाहेंगे ना प्रमोटर चाहेंगे। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे ये गैप, ये खड्डा रखा जाता है। इसके अलावा
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है, जैसे अनिल अंबानी के केस में भी हुआ, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि साहब आप ये ट्रांजैक्शंस ना करें। किसी ने नहीं सुनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते रहे, मैनेजर्स ने नहीं सुनी, सीईओ ने नहीं सुनी, क्योंकि चेयरमैन कह रहा था करो। तो फिर बोर्ड की क्या जरूरत थी? और बोर्ड के पास ये अधिकार ही नहीं है कि अगर कोई उनका सीएफओ बात नहीं सुनता या कोई उनका इंपॉर्टेंट केएमपी बात नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें या उसको नौकरी से निकाल दें। ये पावर बोर्ड के पास नहीं। तो कुल मिला के हिंदुस्तान में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक डमी बन के रह जाते हैं। उनको कोई पावर नहीं देगी, वो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। और अधिकार देंगे तो फिर वो एग्जीक्यूटिव के अंदर इंटरफियरेंस माना जाएगा। तो ये एक बड़ी दुविधा है कि क्या हो। इसीलिए जो केएमपीज हैं, अगर वो किसी भी तरह के घपले और घोटाले के आसपास दिखे, या तो वो विसल ब्लोअर का काम करें। अगर वो विसल ब्लोअर का काम नहीं करते, क्योंकि अगर आप विसल ब्लोअर का काम करेंगे तो उसमें ये रूल बन जाना चाहिए कि अगले 3 साल तक मालिक उसको हटाएगा नहीं, तो फंस जाएगा मालिक। लेकिन अगर वो विसल ब्लोअर का काम नहीं करता और उसके टेन्योर में घपला होता है तो फिर यही मानना पड़ेगा कि वो मिला हुआ है और तो कोई रास्ता नहीं है बीच का। क्या इसको भी हम रेगुलेटरी रूप में फिक्स कर सकते हैं, इस गैप को? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने रेगुलेशंस हैं उनको बाईपास किया गया। आपको पता है कि आपने गलत टेक्नोलॉजी खरीदी, सस्ती खरीदी, डिफेक्टिव खरीदी, उससे पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि आपको सस्ती चाहिए थी, लेकिन आप बाकी नॉर्म्स मीट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट फर्जी मिल जाते हैं, लाइसेंस फर्जी मिल जाते हैं। फर्जी मतलब अंडर प्रेशर, अंडर टेबल, ऊपर से दबाव, नीचे से पैसा, बहुत तरीके हैं ये चीजें करने के। ऐसे ही घपले नहीं होते, कोई भी घपला अकेले नहीं होता है दोस्तों, एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है किसी भी घपले में। इंस्पेक्टर भी मिले हुए होंगे, अधिकारी भी मिले हुए होंगे, पॉलिटिकल मास्टर्स भी मिले हुए होंगे, प्रोमोटर्स भी मिले हुए होंगे, डायरेक्टर्स भी होंगे, केएमपीज भी होंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, चाहे आप कितने भी बड़े हो। इस बात को समझना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो सबसे बड़ी बात आती है कि भई ये लालच किस बात का था? लालच था बड़े बनने का। अनिल अंबानी ने अनाप शनाप पैसा लगाया टेलीकॉम में, मेट्रोज में, पोर्ट्स में, डिफेंस में। भाई साहब, आपका डिफेंस में कॉम्पिटेंसी क्या है? नहीं है। क्यों? शायद मंत्री दोस्त होगा, सरकार फेवरेबल थी, तो अगर मेरे को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट तो मिल ही जाएगा मंत्री के थ्रू, और फिर मैं ढूंढ लूंगा बाजार में कोई आके वहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्टर काम कर दे। इस तरह से बड़ा बनने का प्रयास किया गया। टेलीकॉम में आप आए, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी सुनी? सीडीएम में, जो नहीं चलती थी। किसने गाइड किया? पता नहीं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक जुनून था कि हमें बड़ा बनना है और जल्दी बनना है, इसीलिए अनाप शनाप पैसे लिए गए। बिजनेस में वायबिलिटी थी या नहीं थी, ना बैंकों ने देखा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी बड़ी कंपनी ने बनाई। तो सब यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक करके सब एक एक करके अंधे कुएं में गिर गए और एनपीए हो गए। ये है एनपीएस की कहानी। और फिर पॉलिटिकल मास्टर्स तो हैं, पॉलिटिकल चंदा दो, राज्यसभा की सीट लो या परमिशन ले लो, कहीं से लैंड एलोकेट करा लो, कहीं पे माइंस एलोकेट करा लो, कहीं पे लाइसेंस ले लो। करना क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना है। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फर्क पड़ता है? पैसा उनकी जेब से थोड़ी है, बैंक का है, बैंक जाने। कल को डूब गई कंपनी तो बैंक मैनेजर जिम्मेवार। किसी मिनिस्टर को आज तक आपने अकाउंटेबल बनाया किसी कंपनी के फेलियर होने पर? नहीं बनाया। तो क्या मंत्रियों का उसमें रोल नहीं था? क्या पॉलिटिकल सिस्टम का उसमें रोल नहीं था फेलियर में? बिल्कुल था। अच्छे भले प्रोजेक्ट के अंदर आपने रूल बदल दिए क्योंकि कोई प्रमोटर आपको फॉर एग्जांपल पार्टी फंड नहीं दे रहा होगा, उसने कहा ठीक है, हम भी आपको सबक सिखाते हैं, आपने रूल बदल दिए, वो फंस गया बेचारा। फिर आप पार्टी फंड दे दीजिए, रूल दोबारा चेंज हो जाता है। इसीलिए तो लोग पावर चाहते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के स्थिति है कि जो अनिल अंबानी का जो साम्राज्य डूबा वो अकेली कहानी नहीं है। हिंदुस्तान में 27,500 केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इन्वेस्टिगेशन और लिटिगेशन में हैं। ये लोग क्या थे? कोई छोटी मछली थी, कोई बड़ी मछली थी, कोई छोटा कॉकरोच था, कोई बड़ा कॉकरोच था, यही थे।
इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि ये जो घपला हो रहा है, ये एक लाइन में अगर आप ये कह सकते हो कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है हिंदुस्तान में। हम सरकार को गवर्नेंस की बात करते हैं कि सरकारों में गवर्नेंस नहीं है इसलिए करप्शन है। इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि भारत के कॉर्पोरेट जगत में भी गवर्नेंस नहीं है और आज स्थिति ये है कि कॉर्पोरेट्स में करप्शन जो है वो सरकार से ज्यादा हो गया है। जो लोग टेंडर में डील करते हैं उनसे पूछिए आप क्या चल रहा है वहां पे। ऐसे ही हर मैनेजर के पास आईफोन और आई वॉचेस नहीं मिल जाती है, ये भी गिफ्ट में आती है और बहुत सारी चीजें गिफ्ट में आती है, कभी और चर्चा करें। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो बड़े बड़े घोटाले हुए, क्या प्रमोटर्स ने अकेले किए या पूरा इकोसिस्टम उनके साथ था? जो भी आपके विचार और अनुभव हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है वो भी अगर आप कोई सुझाव दे सके तो बहुत अच्छी बात होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।